12.7 मिलियन 12.7% पाकिस्तानी हमारे भारत में है। ये मैं कोई नॉर्मल पेपर नहीं दिखा रही हूँ, नॉर्मल पेपर से बात नहीं कर रही हूँ, नहीं तो लोग फिर मुझे गालियां देंगे। ये देखो कहाँ का पेपर है। हम 12.7% पाकिस्तानियों को यहाँ पर सुख सुविधा क्यों देंगे? क्यों देंगे? हमको बताइए ना। हम यहाँ पर 50 लाख बांग्लादेशियों को क्यों सुख सुविधा देंगे? हम उनको देंगे ना, क्योंकि धर्मों के आधार पर तो बंटवारा हो गया था ना। हिस्सेदार दो थे, बंटवारा तीन हुआ था। नेहरू और जिन्ना हिस्सेदार था, जो गांधी जी के गोद में बैठा रहता था। तो एक ने पाकिस्तान ले लिया और एक ने भारत को अपने अब्बा जान का समझ लिया, नेहरू ने, जो पाकिस्तान दे दिया जिन्ना को। और फिर बांग्लादेश बट गया, वो भी इस्लामिक देश हो गया, पाकिस्तान भी इस्लामिक देश हो गया। बचता क्या है? हिंदू राष्ट्र के लिए एक भारत बचता है, उसमें भी घुसते हो। क्यों घुसते हो? क्यों घुसते हो? और नेहरू ने जब जब पाकिस्तान का हिस्सा दिया था, तो गांधी गांधी ने क्या सोचा था कि गांधी के अब्बा का है या नेहरू के अब्बा का है? भारत भारत किसी के अब्बा का तो नहीं था ना। मुंह पे अल्लाह अल्लाह और बगल में छुरी, ये तो नहीं चलेगा ना। ये नहीं चलेगा। ये भारत अब नेहरू का भारत नहीं है। ये भारत अब इंदिरा गांधी का भारत नहीं है। ये भारत अब राजीव गांधी का भारत नहीं है। ये भारत अब मौन व्रत की सरकार और फिरंगी औरत के आंचल का भारत नहीं है। ये भारत मोदी जी का भारत है। ये भारत अमित शाह जी का भारत है। ये भारत हम भारतवासियों का भारत है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके बात करे। हम नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने पहल किया था, मोदी जी ने बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, दोनों प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गए थे और दोनों ने बात करने की कोशिश की थी। पर भाई, एज अ युवा ऑफ पाकिस्तान, शोएब चौधरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सरकार ने आपको बताया है कि उसामा बिन लादेन को बुलाया गया था या वो घुसपैठिया था पाकिस्तान में? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बातें बहुत सी हैं बताने को, खबरें बहुत सी हैं सुनाने को, लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है व्हाई भारत मैटर्स। और उसके अंदर ही उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है। और जब पाकिस्तान के हवाले से उनसे सवाल किया गया, उन्होंने ये बोला कि दुनिया के तमाम कंट्रीज रेलिवेंट हैं लेकिन पाकिस्तान इररेलिवेंट है। पाकिस्तान टेबल टॉप की बात भी करता है और साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी शिकवा है। और उसके अलावा उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो आज नाजिया इलाही खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे। CAA लॉ के हवाले से डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा में है। नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? बहुत अच्छी हूँ, एकदम जबरदस्त। नाजिया जी, क्या वजह, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि चाहे हम अपने मेन चैनल पे आपके साथ वीडियो करें या अपने किसी भी छोटे चैनल, मतलब छोटे सेंस में जिसके सब्सक्राइबर कम है, आपकी वीडियो बहुत पसंद की जाती है हमारे साथ, या खास तौर पे मतलब बहुत ज्यादा देखी जाती है। उसकी क्या रीजन है? कहीं आप खुद तो नहीं ये वीडियो को शेयर वगैरह कर देती? मतलब अब ये एक एलिगेशन बाकी था, ये भी लगवा दिया तुमने। नहीं यही मैं एक एलिगेशन बच रहा था, अब नहीं तुमने ये भी लगा दिया। नहीं, नाजिया ऐसा जी, कुछ नहीं उसकी रीजन ये है, मेरा एक दूसरा चैनल मैंने आपको बताया था सुहेब चौधरी व्लॉग के नाम से, हमने उस वो मतलब उस पे 25-30 हजार सब्सक्राइबर थे, लेकिन वीडियो 500 के पे जा रही है, वीडियो 400 के पे जा रही है। मैं तो ये तो भगवान राम की कृपा है। ये तो ठीक है। भगवान राम का आशीर्वाद है। देखो, ऐसा है कि इस सत्य के आधार पर इंसान जो भी बात रखता है ना, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। और जब हम हवाबाजी करेंगे ना, बैठ जिस दिन नाजिया इलाही खान हवाबाजी करेगी, उस दिन उसको कोई नहीं सुनना पसंद करेगा। कोई भी सुनना नहीं पसंद करेगा। तुमको याद होगा शोएब कि मेरा गोल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था और उसके दूसरे दिन तुमने मेरे साथ इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू भी 1.5 लाख गया था। ऐसा ही है। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मैं ऐसे हिलान लेकर के लेटी हुई थी। ऐसे ही है। नहीं नाजिया जी, 1.5 लाख तो हमारा कोई, हम आपके साथ कोई भी प्रोग्राम 1.5 लाख नहीं,
कम से कम 2-3 लाख तो एटलीस्ट रहता है। वैसे तो 2 मिलियन पे देखा ही नहीं दो, अब वो वो आई। पहले दिन 1.5 लाख पे गया होगा। वैसे वो अभी आपके ओके। साथ एक प्रोग्राम हमारा 2 मिलियन प्लस पे है, मिलियन पे 2-3 प्रोग्राम है, बहुत सी है। मतलब ये है कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि आखिर आपके देखने वाले, आपको आपको सुनने वाले बहुत से हैं। नादिया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी डॉक्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के हवाले से कि भाई दूसरे तमाम कंट्रीज रेलिवेंट हैं, कहीं ना कहीं बात हो सकती है, रिलेशन, ट्रेड, सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान टेबल टॉक की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इररेलीवेंट, हम पाकिस्तान को इररेलीवेंट बना चुके हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मैं आज सुषमा स्वराज जी के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे, वो भी हमारी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं जी। पहले। और उन्होंने तो एक ट्विटर पर ही पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स उन्होंने ओपन किया था। और पाकिस्तान की लड़कियों को, जो वहां पर हमारी हिंदू सनातनी लड़कियां थी जो अत्याचारित हो रही थी, वो पाकिस्तान से अपने अपने प्राइवेट जेट पर लेकर के भी आई थी। फॉरगेट अबाउट के क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, वो उठा करके लेकर आई थी, लेकिन सारे प्रोसेस के साथ। तो जब सुषमा स्वराज जी का देहांत हुआ था तो हम लोग काफी, मतलब थोड़े से मुरझा गए थे कि इतनी गद्दावर फॉरेन मिनिस्टर, इतनी जोशीली फॉरेन मिनिस्टर, और एक महिला फॉरेन मिनिस्टर जिस जो ना आगे देखती है ना पीछे देखती है, बस भारत और भूमि के लिए काम करती है। क्या हमें दोबारा ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मिलेगा? हम ये सोचते थे, भारत के नागरिक ये सोचते थे। और जब डॉक्टर एस जयशंकर आए, उन्होंने सोने पे सुहागा, उन्होंने चार चांद लगा दिया। और फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर जो कर्तव्यों का पालन और जो राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाया उन्होंने, हमें ऐसा लगता है कि हमें सुषमा स्वराज जी की परछाई मिल गई, हमें सुषमा सुषमा स्वराज जी का अक्स मिल गया है। और जो देश से प्रेम उनके जुबान से नजर समझ में आता है, वो वाकई में हम कन्विंस होते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत से बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली उन्होंने अपनी पहली ओरिजिनल जो बुक है, जो फर्स्ट कॉपी है, वो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथ में दिया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को के लिए बिल्कुल कहा है, बल्कि बुक का नाम ही है भारत मैटर्स। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने इररेलीवेंट कहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप क्या रेलिवेंट हैं? क्या सऊदी अरबिया की नजर में आप रेलिवेंट हैं? 57 मुस्लिम मुल्कों की नजर में आप रेलिवेंट हैं? या चाइना, जिसको आपने आंखा बना करके रखा है, उसकी नजर में आप रेलिवेंट हैं? आप तो अंडर डिक्टेटरशिप है। कभी लश्कर तैयबा के लिए, कभी दाऊद इब्राहिम के लिए, कभी उसामा बिन लादेन के लिए, कभी हाफिज सईद के लिए, और कभी आर्मी के पैरों के नीचे। आपका क्या इमेज है? आपका क्या अस्तित्व है? पाकिस्तान का अस्तित्व क्या है? आप बताएं मुझे। आप ही बता दीजिए मुझे। आप तो पाकिस्तान से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में बम, गोली, बारूद और औरतों के साथ अत्याचार और माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार के अलावा तो कुछ नहीं होता है। मैं समझती हूँ कि भारत में अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है तो वो लाजमी है, क्योंकि 72 मुस्लिम फिरके, उसके बाद फिर सनातनी, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस, उसके बाद फिर यहूदी, उसके बाद फिर पारसी, एक विभिन्न प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है। तो कभी फूल आपस में टकराते भी हैं, कभी सुगंध भी देते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो 99% मुसलमान है, आपने तो माइनॉरिटीज को 1% कर दिया। तो आपस में ही तो लड़ते मरते रहते हैं। तो आप तो इररेलीवेंट ही है ना। आप एक तरफ, नवाज शरीफ कहता है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क से अच्छे अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, दूसरी तरफ काकड़ बोलता है हम 300 जंगे लड़ेंगे। क्यों? अभी आज के दिन ही देखिए ना, बॉम्बे में एक बिल्डर अरेस्ट हुआ है 500 करोड़ के फ्रॉड पर, जिसका डायरेक्ट लिंक था अबू बकर शेख से, आरिफ भाईजान से, दाऊद इब्राहिम का पैसा खटाता था और छोटा शकील के साथ बॉम्बे में प्रोजेक्ट करता था। हमारे एनआईए ने 1000 रेड किया है, जिसमें 76 पाकिस्तानी आईएसआई स्लीपर सेल जो है वो अरेस्ट हुए हैं। तो आप तो वाकई में, आप तो कन्फ्रंटेशन के बारे में बात भी मत कीजिए। आप मुंह पे अल्लाह अल्लाह और बगल में चूरी, ये तो नहीं चलेगा ना। ये नहीं चलेगा। ये भारत अब नेहरू का भारत नहीं है। ये भारत अब इंदिरा गांधी का भारत नहीं है। ये भारत अब राजीव गांधी का भारत नहीं है। ये भारत अब मौन व्रत की सरकार और फिरंगी औरत का के आंचल का भारत नहीं है। ये भारत
मोदी जी का भारत है, ये भारत अमित शाह जी का भारत है, ये भारत हम भारतवासियों का भारत है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके बात करे, हम नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने पहल किया था, मोदी जी ने बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, दोनों प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गए थे और दोनों ने बात करने की कोशिश की थी, पर भाई जो गधा एक्सपोर्ट करे उससे कैसे बात की जा सकती है। नादिया जी, मतलब जैसे आप मैं इसी साइड पे आने वाला था कि आपने बोला कि मोदी जी ने विजिट किया पाकिस्तान का, कहीं ना कहीं चाहते थे कि रिलेशन बेहतर हों। क्या अगर आज फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और नवाज शरीफ पहल करते हैं, तो क्या इस दफा फिर मोदी जी इसके ऊपर कोई पहल करेंगे, या मतलब जो नवाज शरीफ ने पहल की उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देंगे? एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, और सेकेंडली पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, नादिया जी की जो वीडियो है, जो प्रोग्राम है, थोड़ा कड़वा बातें करती हैं, लेकिन क्या वाकई में हम इस टाइम रेलिवेंट हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए। सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया, एक मिनट के लिए हम इंडिया को साइड पे रखते हैं जी, इंडिया तो हमारा रवायती हरीफ है, दुश्मन है, जो हमें बताया जाता है। इंडिया को छोड़ें, क्या चाइना के लिए भी इवन हम रेलिवेंट हैं? क्या मैं ये अभी प्रोडिक्शन करने वाला हूं, मे भी मैं गलत हूं, लेकिन आने वाले 10 साल में या 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर होंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाएगा। ये जो मैं जियो पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ। और सेकेंडली इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं, कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? क्या तुर्की कर रहा है? क्या यूएई की बात करें, कि यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? दुनिया में अगर तमाम जो इन्वेस्टर हैं इंडिया के हवाले से अगर बात करें, तो 7वां बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में यूएई है, इस्लामिक कंट्री। तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम कितने रेलिवेंट हैं इस्लामिक कंट्रीज के लिए। नॉन मुस्लिम कंट्री तो वैसे ही हमारे दुश्मन हमें बताए जाते हैं। ये बातें कड़वी हैं, लेकिन जब तक इन कड़वी बातों को हम समझेंगे नहीं, इनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नादिया जी, क्या कहेंगी अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं होगा, अब कोई भी हम इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व होंगे, ना किसी का साथ देंगे, आप भी ऐसा करें, आप भी पॉजिटिव वे में चलें, हम भी चलें, तो आइए एक दफा फिर कोशिश करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की पब्लिक दोबारा से चाहेगी कि रिलेशन बेहतर किए जाए? एज अ युवा ऑफ पाकिस्तान, शोएब चौधरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सरकार ने आपको बताया है कि उसामा बिन लादेन को बुलाया गया था या वो घुसपैठिया था पाकिस्तान में? क्या आप बता सकते हैं? आप मुझसे कुछ पूछिए, मैं आंकड़े के साथ बताऊंगी। बिल्कुल जी। और इसके ऊपर तो सवाल भी जब उठाए, मैं उसामा बिन लादेन के हवाले से इन डिटेल बात करता हूँ। पहले तो ये कहा गया कि यहाँ पे है नहीं, कोई लिंक नहीं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, ये इंडिया जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कॉल करके बोलेंगे कि आपने कैसे हिम्मत की, या कैसे आपने हमारी बाउंड्री को क्रॉस किया और यहाँ पे आके ऑपरेशन किया। जबकि हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट कॉल करके कहते हैं कि मिस्टर ओबामा कंग्रेचुलेशन। मतलब सोचने वाली अब बात है, सोचिए। हैरत वाली अच्छा, बात है। अभी हालिया में एक अफवाह उड़ी, झूठी थी सच्ची थी मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ, जी किसने झूठी उड़ाई किसने सच्ची उड़ाई। दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दे दिया गया है। जी क्या आपके पाकिस्तान के कोई भी एक लीडर ने जो अभी मौजूदा सरकार में है, क्या उसने आकर के पुष्टिकरण की, या सच की या झूठ की, या ये कहा कि दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं, या ये कहा कि नहीं दाऊद इब्राहिम है लेकिन वो जिंदा है? ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा। डॉन न्यूज़पेपर, जिसमें साफ लफ्जों में, उस पेपर की कटिंग आज भी मेरे पास है, जिसमें नवाज शरीफ ने खुद कहा है कि अजमल खसब पाकिस्तान का था। जी, ये मैं जानता हूँ, ये चीज तो नवाज शरीफ की तरफ से तो स्टेटमेंट अजमल अब कसाब के हवाले से। ये चीजें अब पाकिस्तान भूल जाए, क्योंकि भारत में हम जैसे लोग अब सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाएंगे अगर भारत की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके बात भी करना चाहेगी तो। भारत के नागरिक अब रोड पर उतर जाएंगे अगर भारत की सरकार पाकिस्तान से बात करना चाहेगी तो। भारत के नागरिक धरना पर और भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे अगर भारत की सरकार पाकिस्तान से बात करना चाहेगी तो। क्योंकि हालिया में जो मुजम्मिल जी का डेथ हुआ है, वो हमारी हमारी आंखें अभी तक गीली हैं। हमारे 3 जवान जो वीरगति प्राप्त की है कश्मीर में, और उसके बाद अभी जो हरकत किया पाकिस्तान ने हालिया में फिर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, क्या हम वो भूल जाएं? जो अभी देखो, हमास और फलस्तीन के को लेकर के इसराइल को कितना टारगेट किया, भारत के मुसलमानों ने भी किया और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी किया। हमारे भारत ने वो दर्द सहा है कश्मीर में,
जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ, जब उनकी बहु बेटियों के साथ जेनोसाइड, नरसंहार, बलात्कार और उनके साथ अश्लीलता हो रही थी, तो हमने जो इजराइल की बहु बेटियों के साथ हुआ वो हमने अपनी नंगी आंखों से देखा है, हमारे भारत में देखा है। और देखो कि जब मोदी जी की बिहार में पटना में मीटिंग हो रही थी और वहां पर जब बमबारी हो रही थी, तो मोदी जी दूसरी तरफ क्या भाषण दे रहे थे कि मुसलमान आइए, हिंदू आइए, गरीबी से हम लड़ेंगे, हम दोनों एक हो जाते हैं और गरीबी का विरोध करते हैं। और अरेस्ट कौन हुआ? मुसलमान। बम कौन मारा? मुसलमान। फिर भी मोदी जी बेचारे बोले जा रहे हैं, अपनी स्पीच में बोले जा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान आओ, शिक्षित हो जाओ, पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, लाडली योजना ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, ईदी योजना ले लो, जनधन योजना ले लो, मुद्रा योजना ले लो, मुसलमानों अपनी आवाज बढ़ाओ, अपनी शिक्षा बढ़ाओ। पर क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? मुसलमान अपनी जगह है। एक ही नारा है, गुस्ताखे रसूल की सजा करो, सरतन से जुदा हिंदुओं का, बस एक ही नारा है। और जैसे ही वो अरेस्ट हो जाता है कानूनी शिकंजे में, तो फिर वो विक्टिम कार्ड मुसलमान खेलने लगता है कि अरे मुसलमान बहुत अत्याचारित है, अरे मुसलमानों को बहुत भारत में डराया जा रहा है, पाकिस्तानियों सुनो 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 सुनो, हमें भारत में बहुत डराया जा रहा है। भाई तुम लव जिहाद किए हो, भाई तुम बोटियां करते हो हिंदू बेटियों की, भाई तुम नरसंहार करते हो, तुम बलात्कार करते हो, तुम गला रेतते हो, और जब तुमको जेल की सलाखों में भेजा जाता है तो तुम कहते हो कि पाकिस्तानी मुझे बचाओ, पाकिस्तान मुझे बचाओ, भारत में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात है? अरे क्राइम करोगे तो जेल जाओगे ना, माथे पे तो नहीं बैठा लेंगे हम लोग, बोलेंगे तो नहीं ना कि सुसु भी कर लो, ये तो नहीं कहेंगे ना, हम तो जेल ही भेजेंगे ना तुमको। कि हम कहाँ भेजेंगे तुमको? शाही महल भेजेंगे क्या, या शाही दरबार खोल के देंगे तुमको? वैसे क्रिमिनल ये और क्राइम के लिए जेल की सलाखें होती हैं। वैसे ये जो सिचुएशन है आजकल, खास तौर पे ये सारी सिचुएशन हमें बलोचिस्तान में देखने को मिल रही है। खबरों के मुताबिक, कहने के मुताबिक, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, सिर्फ बलोचिस्तान से नहीं, देखने वालों को ये मैं क्लियर करता चलूं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इस्लामाबाद में बलोच कुछ लोग हैं, खवातीन हैं, औरतें हैं, जो आगे प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब सिंध और इसके अलावा केपीके, इसके अलावा गिलगित से भी जो पश्तून बरादरी के कुछ लोग हैं, वो वहां पे उनके साथ मिल रहे हैं, शिया कम्युनिटी से लोग उनके साथ मिल रहे हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने कश्मीर का चूरन बेचा, फलस्तीन और जो सा, इसके अलावा अगर हम हमास की बात करें, गजा की बात करें, हम आज तक यही बात कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर कौन बोल रहा है, ये एक सवालिया निशान है। क्यों नहीं बोल रहे, ये भी सवालिया निशान है। और उसके अलावा महरंग बलोच ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि भाई कश्मीर की बात करने वाले एक दफा बलूचिस्तान के बारे में भी जरूर सोचें। क्या कहना चाहेंगी नादिया जी, महरंग बलोच को क्या आप जानती हैं? मतलब कोई वीडियोस वगैरह आपने डेफिनेटली देखी होंगी, इस टाइम सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे उन्हें कवरेज मिल रही है। मेहरंग ब्लोच इज अ वेरी पावरफुल लेडी। मैं ये कह सकती हूँ कि ब्लोच की शेरनी है और आंखें निकाल कर दहाड़ कर पाकिस्तान की सरकार को ललकार रही है। मेहरंग ब्लोच वो है जिसने 12 साल की उम्र में अपने अपने वालिद को खोया था और 2 साल के बाद उनकी डेड बॉडी पाई थी उसने। मेहरंग ब्लोच वो है जो एक जीता जागता जवान जवान आवाज है, जो पाकिस्तान की आंख में आंख डाल करके और हलक से अतड़ियां निकालने का काम कर रहा है। मेहरंग बलोच ने फिजा खान जैसी एंकर को उसकी औकात याद दिलाई है। मेहरंग बलोच वो है जो कड़कड़ाती हुई सर्दी में ठंडे पानी का अत्याचार और ओस को भी अपने कलेजे पर ले करके अपनी अपने कदम को पीछे नहीं कर रही है और आंखें डाल करके पाकिस्तान की सरकार को ललकार रही है कि अगवा किए हो हमारे बलोच के नौजवान लड़कों को तो कहां रखे हो, अगवा किए हो हमारे बलोच की जवान लड़कियों को तो कहां रखे हो, जिंदा है तो भी दे दो और मुर्दा है तो भी बता दो कि कहां है। अब जानना यह भी जरूरी है कि वो नौजवान 280 बच्चे जो बलोच के गायब हैं वो गए कहां हैं? वो हाफिज सईद की पनाह में हैं या उनको मार करके उनकी ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर दी गई है और बच्चियों का ऑनर किलिंग कर दिया गया है या उनको बेच दिया गया है चाइना में, या फिर उनको लौंडिया और बांदिया बना करके शारीरिक मजा लिया जा रहा है, पाकिस्तान के बुढ़े और ज़ईफ लोग ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें खुलनी खुलासा होनी बहुत जरूरी है। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, शोएब, थोड़ा एडिशन इन एडिशन, आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में जब भी आजाद कश्मीर के बारे में बात होती है तो मैं दंग पड़ जाती हूँ कि जिस जगह के बारे में बात होती है उस जगह का कोई आदमी अपनी टिप्पणियां रखने के लिए नहीं होता है।
क्यों? आजाद कश्मीर से पूछो ना कि तुम क्या पाकिस्तान में रहना चाहते हो। जब 370 एब्रोगेशन होता है और हमारा सर्वोच्च न्यायपालिका ऑर्डर देता है कि हाँ जिंदगी भर के लिए हट गया कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो नगाड़े क्यों बजते हैं आजाद कश्मीर में? आजाद कश्मीर के लोग मिठाइयां क्यों बांटते हैं? आजाद कश्मीर के लोग खुशियां क्यों मनाते हैं? जब हमारे जम्मू एंड कश्मीर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है तो आजाद कश्मीर की आंखें क्यों रोती हैं कि आज अगर हम जुड़े होते भारत में तो ये सेलिब्रेशन का हिस्सा हम भी होते, इस उन्नति और डेवलपमेंट का हिस्सा हम भी होते, इस तरक्की का हिस्सा हम भी होते। आज आजाद कश्मीर ये क्यों कह रहा है कि हमें पाकिस्तानी मत बोलो, हमें पाकिस्तान का सिटीजन नहीं कहो तुम लोग? क्यों आजाद कश्मीर का कोई भी एक व्यक्ति कैमरा के सामने आकर के अपनी बात नहीं रख पाता है? क्यों? नादिया जी, आप कुछ तो छुपा रहे जब हैं। मैं, क्योंकि मैंने कश्मीर का विजिट किया, आजाद कश्मीर, पाकिस्तान साइड कश्मीर का विजिट किया, तो जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की वो भी मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये है कि अनबायस्ड सी ओपिनियन है, जो ऑब्जर्वेशन है वो देखने वालों तक पहुंचे। इस बात में कोई शक नहीं, जो आपने बातें की हैं कुछ से मैं एग्री और कुछ से डिसएग्री करता हूँ, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में वो अपने आप को उस तरीके से नहीं समझते। और आजाद कश्मीर के जो लोग हैं, पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग, वो ये कहते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं, हमारा हमसाया है, नेबर है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन हम अपनी एक अलहदा रियासत, यूथ की मैं बात कर रहा हूँ, वो ये चाहते हैं। सेकेंडली, अगर इंडिया के हवाले से बात करें, ये मेरी अब पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, वो ये नहीं कहते, वो ज्यादातर लोग ये कहते हैं हमने भाई आजाद रियासत, अलग रियासत बनानी है। यूथ ये चीज डिमांड करती है, ये चीज समझ रही है कि हाँ भाई इंडिया साइड में डेवलपमेंट हो रही है, ये जो चीज मैंने ऑब्जर्व की मैं बता रहा हूँ, वो ये चीज समझ रही है कि भाई ये एक नदी है, नदी के उस पार 3G का जो सा इंटरनेट है, नदी के उस पार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो ये चीज समझ रहे हैं। लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई इंडिया के साथ नहीं मिलना, हमने अलहदा रियासत बनानी है और पाकिस्तान के साथ भी नहीं मिलना। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यूथ लेकिन अब ये सोच रही है, यूथ अपनी ओपिनियन रख रही है कि भाई हमने, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे आटा सस्ता है, वहां पे जॉब मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, तो हमें उस हवाले से सोचना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग अपनी जो ओपिनियन रखते हैं वो मैंने आप तक शेयर की। आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकती हैं। नादिया जी आगे। विजन तो यूथ ही होता है ना, जी, न्यू डेफिनेटली। विजन तो यूथ ही होता है ना। और ये एक बड़ा सवाल ये है कि अभी लेट्स सपोज यूथ कर रही है ये डिमांड या बात कर रही है, आने वाले 5 साल बाद क्या होगा, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, अगर ऐसा ही चलता रहा। नादिया जी, एक लॉ की बहुत जिक्र किया जा रहा है, CAA, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? थोड़ा सा आप क्योंकि एडवोकेट हैं, कानून को समझती हैं बहुत अच्छे से, क्या कहना चाहेंगी आप? एग्जाम्पल के साथ कहूंगी, ठीक है, थोड़ा सा समय लूंगी, जी लगभग जी 10 मिनट जरूर। तुम्हारा लूंगी। मुगल के दौर में एक बादशाह था जहांगीर, अच्छे से स्टोरी की तरह समझाती हूँ। मुगल के दौर में एक बादशाह था जहांगीर। जहांगीर ने विदेशी कंपनी को भारत में इनवाइट किया अपने पैसे और अशर्फियों के लालच में, और ईस्ट इंडिया कंपनी इसी बहाने से भारत में एंटर कर गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तकरीबन 200 साल अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, और हमारे लाखों वीर और योद्धा हमने खो दिया अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के चक्कर में। फिर नेहरू आया, नेहरू ने जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, और फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो जो बीच के लोग बच गए, वो भारत में घुस गए, वो हो गए इलीगल माइग्रेंट, जिनके दिमाग में पाकिस्तानी फतूर भी था और बांग्लादेशी खूनखारी खूनखारी जज्बा भी था। दोनों दोनों मिक्स एंड मैच हो गया, और उसके बाद फिर ये हमारे भारत में भर गए। सिटीजनशिप एक्ट पहले था 1955 में, कोई नया एक्ट नहीं है शोएब। लोग ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो मुसलमानों को निकालेगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया था, जो वहीं पर धरा का धरा रह गया था, और उसके बाद फिर 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। क्योंकि तुम खुद लॉ के स्टूडेंट हो, तो जब किसी पुराने एक्ट को अमेंड किया जाता है तो उसको अमेंडमेंट नाम दिया जी जाता है, उसमें बिल्कुल। टैग दिया जाता है। तो ये CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पर नेहरू के वक्त से ही CA था, ए सिर्फ बढ़ा है क्योंकि अमेंड हुआ है। अब मैं तुमको, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज द लॉ ऑफ द लैंड, एंड नोबडी कैन स्टॉप इट। कोई भी इसको स्टॉप नहीं कर सकता है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी का सपना था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट होना चाहिए। ये वही इंदिरा गांधी है जिस कांग्रेस की सरकार से पाकिस्तान बहुत खुश रहता था।
जिनके अब्बू जान नेहरू ने, इंदिरा गांधी के अब्बू जान नेहरू ने जिन्ना को दिया था पाकिस्तान। और पाकिस्तान के नेता मंत्री आज भी, जैसे गोवा आया था बिलावल भुट्टो, तो उसने क्या कहा था, कांग्रेस था भारत में तो बहुत डेमोक्रेसी। मुसलमान खुद अभी बहुत नाराज हो गए, अभी अभी मुसलमान बहुत अत्याचारित हो गए। तो वही बिलावल भुट्टो की दादी अम्मा और नवाज शरीफ की खाला अम्मा, इंदिरा गांधी ने खुद अपने बीबीसी के The refugees still coming over, and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? Oh, we can't sustain it now longer. It's now for some months. It really has been something that's water going higher. What are you going to do about it? Something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. Would you have necessarily put them back by अच्छा, ये तो force? मतलब ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई जो भी, चाहे किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, तो यानी कि ये बीजेपी की तरफ से लॉ नहीं बनाया गया, ये पहले से ही था। ठीक है, एक चीज मैंने क्लियर कर दिया एकदम साफ तरीके से। बिल्कुल, ये अब जो आगे, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब अमेंड होने के लिए इसका बिल पहली बार 2019 में 4 दिसंबर को लोकसभा के अंदर पढ़ा गया, इस पर आर्गुमेंट किया गया, इस पर बहुत सारे कन्फ्रंटेशन हुए, इस पर बहुत सारे बहस मोबाइल से हुए, गौर तालाब हुआ, तब जाकर के 9 दिसंबर को लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर श्री अमित शाह जी ने इसको प्लेस्ड किया। ठीक है, बहुत कुछ होने के बाद 10 दिसंबर में 311 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट किया और 80 ने अगेंस्ट में वोट किया, क्योंकि आंकड़े 311 के ज्यादा हो रहे थे, तो लोकसभा से पास हो गया। अब आती है बात राज्यसभा में। राज्यसभा में 125 राज्यसभा मेंबर ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के फेवर में वोट किया और 105 राज्यसभा मेंबर ने इसके अगेंस्ट में किया, क्योंकि आंकड़े 125 भी ज्यादा आ रहे थे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। लेकिन फिर भी जोड़ा आवेसी और कुछ ऐसे हैं, यही चश्मो चिराग जो आखिरी है राहुल बाबा, वो बहुत चिल्लाने लगे। फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी से भी अप्रूव होकर के आ गया, फिर उसको राष्ट्रपति भवन भेजा गया, भारत के प्रेसिडेंट के पास, वहां से भी अप्रूव होकर के आ गया। और तब ये निर्णय हुआ कि भाई अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अमेंड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 2007 का आंकड़ा है कि 1.4 मिलियन बांग्लादेशी ऑलरेडी घुस चुके हैं भारत में, 2007 में ऑलरेडी घुस के बैठे हुए हैं। अब 2018 का आंकड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि 1,20,53,950 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट 17 स्टेट में भारत में घुसे हुए हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आईडी कार्ड। और वो क्या करते हैं, वो अलग अलग पार्टियों के साथ ज्वाइंट होकर के उनसे पैसा लेकर के भारत में भगदड़ मचाते हैं, गला रेतते हैं, बलात्कार करते हैं। 0.7 मिलियन 12.7% पाकिस्तानी हमारे भारत में है। ये मैं कोई नॉर्मल पेपर नहीं दिखा रही हूँ, नॉर्मल पेपर से बात नहीं कर रही हूँ, नहीं तो लोग फिर मुझे गालियां देंगे। ये देखो कहाँ का पेपर है, देख लिया? जी जी ये मैं देख लिया जी, बिल्कुल देखा ना? ये मैं गैजेट से बात कर रही हूँ भाई। तो ये जो है 12.7% पाकिस्तानी घुसपैठियां हमारे भारत में घुसे हुए हैं। अब आप बताइए मुझे कि क्या हम लोगों को इसको निकालना नहीं चाहिए? आपने अफगानी निकाला ना, मैं उसी साइड पे आने वाला था कि ये तो प्रॉपर एक टॉपिक बनता है, इसके ऊपर मार हम के प्रॉपर। निकाला ना, जी जी, अफगानिस्तान के साथ एकदम मतलब उसको लूट खसोट करके, उसको कुत्तों की तरह 1 नवंबर का अल्टीमेटम दे करके उसको निकाल बाहर फेंक दिया। साथ साथ फिर आपकी सरकार ने ये भी कहा कि कुछ रुपए जो है वो बैंक के थ्रू आप लोगों को यहाँ जमा करके जाना पड़ेगा। उनके घरों में बुलडोजर चलवा दिया, उनके घर को लूट लिया, वो बेचारे मोटरी लेकर के भागे। हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो ऐसा करना भी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। दूसरी एक बात है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
सिटीजनशिप देने की बात कही जा रही है, किसी से नागरिकता लेने की नहीं बात कही जा रही है। हमारे सनातनी भाई बहन, हमारी माता बहनें जो पाकिस्तान में अत्याचारित हुई हैं, जो 21% माइनॉरिटी से 1% कर दिया गया है, हम उनको ला करके यहाँ पर नागरिकता देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको आबरू देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, उनको सुख सुविधा देंगे। हम 12.7% पाकिस्तानियों को यहाँ पर सुख सुविधा क्यों देंगे? क्यों देंगे? हमको बताइए ना। हम यहाँ पर 50 लाख बांग्लादेशियों को क्यों सुख सुविधा देंगे? हम उनको देंगे ना, क्योंकि धर्मों के आधार पर तो बंटवारा हो गया था ना। हिस्सेदार 2 थे, बंटवारा 3 हुआ था। नेहरू और जिन्ना हिस्सेदार था, जो गांधी जी के गोद में बैठा रहता था। तो एक ने पाकिस्तान ले लिया और एक ने भारत को अपने अब्बा जान का समझ लिया, नेहरू ने, जो पाकिस्तान दे दिया जिन्ना को, और फिर बांग्लादेश बट गया, वो भी इस्लामिक देश हो गया, पाकिस्तान भी इस्लामिक देश हो गया। बचता क्या है? हिंदू राष्ट्र के लिए एक भारत बचता है, उसमें भी घुसते हो। क्यों घुसते हो? क्यों घुसते हो? और नेहरू ने जब पाकिस्तान का हिस्सा दिया था, तो गांधी ने क्या सोचा था कि गांधी के अब्बा का है या नेहरू के अब्बा का है? भारत किसी के अब्बा का तो नहीं था ना। लेकिन अगर इन लोगों ने कर दिया, हो गया, तब भी भारत के सनातनियों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और अब यह वक्त आ चुका है कि अब इनको निकाल करके फेंकना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। अब मैं आपको और अच्छी बात बता देती हूँ। इलीगल माइग्रेंट एक्ट 1983 में आया था, ठीक है। ये एक्ट लाया कौन था? ये एक्ट लाई भी इंदिरा गांधी थी, लाई भी इंदिरा गांधी थी। उसके बाद फिर ये फॉरेनर एक्ट, फॉरेन जब ब्रिटिश यहाँ पर था 1946 में ही इसको नेहरू ने अपने सामने बैठ करके बनवा दिया था कि आजादी के वक्त जो इधर से उधर होंगे, उधर से इधर होंगे, तो हम इसको बाद में सेटल डाउन करेंगे। उसके बाद फिर 1983 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। 3000 लोगों को बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, आसामीज को मार गिराया था, कत्ल कर दिया था। और तब एक बड़े से रिनाउंड न्यूज रिपोर्टर ने इंदिरा गांधी से पूछा कि ये जो इलीगल माइग्रेंट एंटर किए हैं भारत में, और ये जो खून हो रहा है, ये जो इतने कत्ल हो रहे हैं सनातनियों के, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा था, व्हेन दे, मैं पूरा ही पढ़ के बता देती हूँ। एंड ऑन दैट टाइम इन एन इंटरव्यू फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी हैड सेड these illegal migrants had entered in Bharat when their country was being created out of Pakistan in war 1971। आधे बांग्लादेशी, आधे पाकिस्तानी, और दोनों ने आपस में लड़ाई करके सारा गुस्सा सनातनी आसामियों पर उतार दिया। अब मैं तुमको एक और चीज बता देती हूँ। बर्मा में एक प्लेस है जिसका नाम है खमंगोक शेख। वहां पर तकरीबन 1.5 लाख हिंदुओं को इन्हीं घुसपैठियों ने, 1.5 लाख हिंदुओं का गला रेता, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार किया, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके जिंदा जमीन में दफन कर दिया, और कहा लब्बैक लब्बैक, नारे तकबीर। कोई नहीं इनकार कर सकता है इस चीज को। तो अभी आप मुझे बताओ कि भाई हम ये क्यों बर्दाश्त करेंगे? क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये घुसपैठिए घुस करके क्या करते हैं? बहु बेटियों का बलात्कार करते हैं, लव जिहाद करते हैं, बोटियां करते हैं। आफ्ताब ने श्रद्धा की 53 बोटियां की थी, आपको पता है? मैं आपको न्यूज लिंक भेज दूंगी, और फ्रिज में रखा था। जी, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी रिकॉर्ड की थी। आई थिंक ये 1-1.5 साल पहले की बात है। और मैं नादिया जी, इधर मैं यहाँ पे वाइंड अप इस तरीके से, क्योंकि लिंक का टाइम भी आउट हो रहा है, तो मैं वाइंड अप इस तरीके से करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से जो भी कोई भी इस तरीके से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, मेरा ये मानना है कि उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को चाहे मुस्लिम कहे चाहे हिंदू कहे, जो गलत करता है, जो इंसानियत के खिलाफ करता है, वो किसी मजहब से नहीं बल्कि वो हैवानियत से ताल्लुक रखता है। और आपने जो बातें की, किसी हद तक मैं मतलब उसके ऊपर खुद भी सोचने पर मजबूर हूं कि भाई हम किस जगह पे आके खड़े हो चुके हैं एज ए पाकिस्तानी, हम किस जगह पे आके खड़े हो चुके हैं एज ए मुस्लिम। ये चीजें हम मेरे लिए सोचने वाली बात है, तमाम इंसानों के लिए ये सोचने वाली बात है। हमेशा इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है, सच पे बात करने की और सच पे कायम रहने की जरूरत है। नादिया जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा रहा आज का ये सेगमेंट। और कोशिश करेंगे जल्द फिर आपको रिक्वेस्ट की जाए, आपसे फिर किसी टॉपिक के ऊपर बात की जाए। देखने वालों को कहूंगा कि उन्हें नादिया इलाही खान की बातें कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, मेरे सवालात कैसे लगे वो भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।